हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज़ का है डे 24, जिसके अंदर हम दो महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर जो है वो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन पर आधारित होगा और जो दूसरा चैप्टर है वो है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो उस अवस्था में क्या क्या बॉडी के अंदर हमें चेंज आते हैं। इस टॉपिक में हार्मोन से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को मैं यहाँ पे कंबाइन यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। अगर आप सीटैट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ मैथ्स की भी इसी तरीके की सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये सभी प्लेलिस्ट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक, आप चाहें तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब देखिए, आज के सेशन का जो हम लोग पूरा कंटेंट यहाँ पे शुरू करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो प्रजनन होता है इसके बारे में समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके से देखने को मिलता है एनिमल्स में, या तो लैंगिक तरीके से यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर एसेक्सुअल अलैंगिक होता है। तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, स्पेशली हम ह्यूमंस के अंदर देखें, तो यहाँ पर मैं पूरे फ्लो चार्ट से इस पूरे टॉपिक को आपको समझाऊंगी। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें यहाँ पर दो गैमेट्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और यहाँ पर फ्यूजन से जो यहाँ पे जो नया एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इसे हम क्या नाम दिया? हमने इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया है। तो बेसिकली दो डिफरेंट गैमेट जो है, दो अपोजिट सेक्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं। अब देखिए ये प्रोसेस किस तरीके से पूरा का पूरा होता है, इसको जरा अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम एक फीमेल की बात करें तो एक फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम यानी कि 46 गुणसूत्र, जिसको आप यहाँ पे 23 पेयर के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि 23 जोड़े यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब इनके अंदर यहाँ पे मियोसिस होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मियोसिस एक ऐसा तरीके का सेल डिवीजन है जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जिससे ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होंगे? ये यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, ये यहाँ पे हमारे आधे हो जाएंगे। तो 46 से कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम हो गए। और इसमें आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइम में मेनली यहाँ पे XX क्रोमोसोम जो है ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप जिसको आप किस नाम से जानेंगे? जिसको आप ओवम या फिर एग के नाम से जानेंगे, जो कि मेनली यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। और यहाँ पर मेल के अंदर भी सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी कि 46 क्रोमोसोम, या फिर आप इसे 23 पेयर के नाम से जान सकते हैं। अब सबसे पहले इनके फ्यूजन से पहले इनमें होता है मियोसिस, जिसमें क्या होगा कि इनके क्रोमोसोम यहाँ पे आधे हो जाएंगे। तो आधे होके यहाँ पे मेल से क्या बना? XY क्रोमोसोम आया, और जैसे आप स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम एग की बात करें तो उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। अब जब इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का यहाँ पर फ्यूजन होगा। किन दोनों का? एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होगा तो एक में कितने क्रोमोसोम? एक में 23 क्रोमोसोम, दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम। तो इनके फ्यूजन से यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पर बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, 23 और 23 दोनों को जोड़ दिया। और इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे निषेपन यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपके एग्जाम में कई बारी पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन में आप क्या शब्द याद रखेंगे? फ्यूजन शब्द याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होता है किस किस का? मेल और फीमेल गैमेट्स का। इनको क्या कहेंगे? इनको हम गैमेट्स कहेंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है और क्या यहाँ पे तैयार होता है? यहाँ पर हमारे पास जाइगोट बनता है। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके क्या बनता है? यहाँ पे जाइगोट बनता है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रखा गया है, जिसमें सबसे पहले 46 क्रोमोसोम का
मियोसिस हुआ दोनों जगह। मियोसिस में क्या होगा कि इनके जो क्रोमोसोम होंगे, इनके जो गुणसूत्र होंगे वो आधे हो जाएंगे, और इसमें जो मेन रिप्रोडक्शन में, जो जनन में यहाँ पे पार्ट लेता है वो क्या है, वो यहाँ पे है आपका फीमेल में XX क्रोमोसोम और मेल में XY क्रोमोसोम, जिसको आप एग या फिर स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। अब जब इनका क्या हो जाएगा, जब इनका यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा, इनका मिलन होगा, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट जिसमें 46 क्रोमोसोम है। अब आगे क्या होता है, ये जो 46 क्रोमोसोम का जाइगोट यहाँ पे बना, इसमें यहाँ पर होगा मियोसिस। दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, सॉरी माइटोसिस होगा। जो मियोसिस था, मियोसिस में क्या था कि जो गुणसूत्र थे वो आधे हो रहे थे, बट यहाँ पे मिटोसिस की अगर हम बात करें तो सेल जो होंगे वो डिवाइड होंगे, और सेल डिवाइड हो के फाइनली आपके पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये जो हमारा जाइगोट होता है इसको हम युग्मनज के नाम से भी जानते हैं, और जब इसमें फाइनली सेल डिवाइड होते रहेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। ये जो एम्ब्रियो होता है फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है वहाँ पे जाके यहाँ पे इम्बेंट हो जाता है, और ये जो एम्ब्रियो है ये फाइनली डेवलप होके क्या बनता है, ये बनता है फीटस। अब ये जो फीटस है ये क्या है, जब सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वे यहाँ पे रिकॉग्नाइज होने लगे, यानी कि सारे बॉडी के पार्ट जब दिखने लग जाएंगे तब यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ही इस चीज को पूछा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका प्रोसेस क्या है, कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन में बनता है क्या है, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले बनता है जाइगोट, फिर बनता है आपका एम्ब्रियो, और फाइनली यहाँ पे तीसरे नंबर पे फीटस। इसके अलावा यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इससे संबंधित एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि फर्टिलाइजेशन अगर शरीर के अंदर होगा तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, फर्टिलाइजेशन अगर किसी जानवर में शरीर के बाहर हो रहा है तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। कि देखिए अगर ये जो फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने का ये जो प्रोसेस है, ये अगर शरीर के अंदर होता है तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हो गए, काव हो गए, डॉग हो गए, हेन हो गए, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस बार के सीटेट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, और इससे जस्ट पहले ये जो एग्जाम दिया गया था इसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें इस जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो इससे पहले वाला एग्जाम था यानी कि जो यहाँ पे 2023 में लिया गया था वो इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसके एग्जाम्पल हो गए आपके फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, फ्रॉग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दो टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए, ओवी पोरस और वीवी पोरस। तो बस ये टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओवी मतलब होता है एग, जो कि एग ले करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हैन आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, और वीवीपोरस जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमन आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे काउ आ जाएगा। तो ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन ये चीज़ अलग है कि अगर जो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का मिलन जो शरीर के अंदर होता है तो उसके एग्जाम्पल, शरीर के बाहर होगा तो उसके एग्जाम्पल, और जो अंडे देंगे वो ओविपोरस, जो अंडे नहीं देंगे, जो यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे वो वीवीपोरस। आई होप इतना कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और स्पेशली हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट यहाँ पर जो है वो डिवाइड होते हैं, और इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल जो है पैदा होता है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें दो तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक होता है बडिंग, और बडिंग जो होता है वह आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा।
अब देखिए हाइड्रा में कुछ इस तरीके से बड जो है वो निकल जाता है छोटा सा, और ये जो पर्टिकुलर बड है ये आगे जाके फ्यूचर में इस तरीके से ग्रो होगा और एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो बड है ये इस पार्ट से डिटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंगल पेरेंट से यहाँ पर एक नया हाइड्रा बना, तो इसीलिए इसे एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन के अंदर रखा गया है। अब अगला टाइप यहाँ पे आता है जिसमें खंडन होता है यानी कि फ्यूजन होता है, जिसमें बाइनरी फ्यूजन के अंदर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, अमीबा का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। अमीबा इस तरीके से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक न्यूक्लियस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम में इसका जो न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है और पर्टिकुलरली 2 अमीबा इस तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं। इसे बाइनरी फ्यूजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक अमीबा से 2 अमीबा यहाँ पे बना, बट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो बाइनरी फ्यूजन में जो पहले अमीबा था उसका अस्तित्व एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है और 2 नए अमीबा यहाँ पे बनते हैं। अब इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये सुना होगा, इसके अलावा फर्मेंटेशन, वो सारा प्लांट का पार्ट है। जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ वो सभी टॉपिक भी डिस्कस करूंगी। अब देखिए इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे मैंने कहा था हम रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस इस चैप्टर को करेंगे। अब ये जो अडोलेसेंस शब्द है, किशोरावस्था, ये है क्या, देखिए ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जो कि 11 से लेकर 18-19 साल तक का देखने को मिलता है, जो कि टीन एज के अंदर भी आता है, जिसके अंदर हमारे शरीर में कई सारे चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। और कहीं ना कहीं ये जो प्यूबर्टी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं वे मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये सभी हम लोगों के लिए कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन हाइट अगर हम देखें तो ऊंचाई में जो कहीं ना कहीं चेंजेस है ये आप गर्ल्स में भी देख पाएंगे, बॉयज में भी देख पाएंगे। इसके अलावा चेंज इन बॉडी शेप, अब देखिए चेंज इन बॉडी शेप में क्या होता है, गर्ल्स की बॉडी जो है वो कर्व शेप में आ जाती है और जो बॉयज़ की बॉडी होती है वो थोड़ी मस्कुलर बन जाती है। यहाँ पर ये चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा वॉइस की अगर हम बात करें तो मेनली बॉयज़ में यहाँ पे हमें एडम्स एप्पल देखने को मिलता है, यानी कि उनके नेक एरिया में इस तरीके से कुछ पार्ट जो है इस तरीके से बाहर आता है। ये वाला जो पार्ट बाहर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। और अगर हम मेन की बात करें तो इनकी आवाज़ कैसे हो जाती है, भारी हो जाती है, लाउड हो जाती है। और अगर हम वुमेन की बात करें या गर्ल्स की यहाँ पे बात करें तो इनकी पिच यहाँ पर जो है वो हाई देखने को मिलती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड या फिर आप कह लीजिए ऑयल ग्लैंड ये थोड़ा इंक्रीज हो जाती है इनकी एक्टिविटी, जिसकी वजह से हम लोगों को पिंपल्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर ये मेल में भी देखने को मिलता है, फीमेल में भी देखने को मिलता है। अब देखिए एडोलेसेंस में ये सारी चीज़ें तो चेंज हो ही रही हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर और हार्मोनल चेंज की वजह से हमें कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि अलग अलग ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आई होप ये वाली चीज़ें तो काफ़ी कॉमन थी, ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इस चैप्टर में हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक भी बता रखा है, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगी, जैसे कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें बता रखा है जैसे कि XX क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर XY क्रोमोसोम होता है। तो देखिए ये जो XX क्रोमोसोम होता है ये यहाँ पे फीमेल को इंडिकेट करता है और XY क्रोमोसोम जो है ये आपका मेल को इंडिकेट करता है। जब इसमें से यहाँ पर क्या होगा, मैंने अभी आप लोगों के साथ इस प्रोसेस को बताया था, इसमें जब मियोसिस होगा यानी कि इसके सेल हाफ हो जाएंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम फीमेल के केस में देखें तो चाहे वो ये वाला X भेजे चाहे वो X भेजे, एक ही X क्रोमोसोम यहाँ पे आ सकता है, बट मेल में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक X और एक Y क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाए। सिंपल सी बात है कि अगर इस X क्रोमोसोम के साथ ये वाला X क्रोमोसोम यहाँ पे मीट करता है तो यहाँ पर जो बेबी प्रोड्यूस होगा बेबी गर्ल होगी, और अगर यहाँ से X क्रोमोसोम और यहाँ से Y क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पर बेबी बॉय जो होता है वे प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है बेबी गर्ल होने की या फिर बेबी बॉय होने की। तो इस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अभी हम यहाँ पे रीचिंग द एज
ऑफ अडोलसेंस, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। तो कुछ गर्ल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखिए, जब गर्ल्स जो है प्यूबर्टी में एंटर करती हैं, यानी कि बॉडी में जब चेंजेस वगैरह आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, तो यहाँ पर एग फॉर्मेशन शुरू होता है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन और फीमेल में एग फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मंथली साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हर 25 से 30 दिन बाद यहाँ पर जो है रिपीट होती है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है मेनार्क और एक है मेनोपॉज। मेनार्क वो होता है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो किसी भी गर्ल्स को, तो वो मेनार्क होता है। ये डिपेंड करता है गर्ल्स टू गर्ल्स, जिनकी बॉडी में थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मेनोपॉज क्या है, जब 45 से लेकर 50 ईयर की एज में जब कोई भी लेडीज आ जाती हैं, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये स्टॉप हो जाती है। तो इस एज में जब ये स्टॉप हो तो इसे यहाँ पे मेनोपॉज बोलेंगे, पोज वर्ड जो कि स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जिसका जो प्रोडक्ट होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, वे हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे रिलीज करता है, जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ को यहाँ पे रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे थायराइड हो गया, ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया, इनके हार्मोनल कंट्रोल को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसे इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा थायराइड की अगर हम बात करें, तो थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायरॉक्सिन हार्मोन सही से रिलीज हो, इसी वजह से हम लोगों को क्या एडवाइस किया जाता है कि हम लोगों को अपने खाने में आयोडीन जो है वो खाना चाहिए। आयोडीन अगर हम खाते हैं तो आयोडीन बेसिकली क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से हम लोगों को क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, गला जो है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे थायराइड से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे भी देखा। अब ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस का है, क्या है, कायांतरण। जब क्या होगा, जब कोई भी एक लार्वा जो है अडल्ट में चेंज होता है, ये आपको फ्रॉग्स में देखने को मिल जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में भी यही थायराइड जो ग्लैंड है ये कंट्रोल करता है, यानी कि इंसेक्ट में भी कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन, अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है, अभी मैंने बताया था थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसी वजह से जब कभी भी लार्वा से एक अडल्ट फ्रॉग बन रहा होगा, तो उस केस में वाटर में क्या होना चाहिए, पानी में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। पानी में अगर आयोडीन की मात्रा सही होगी तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कर पाएगा, और एक टेडपोल जो होता है उससे यहाँ पर अडल्ट बनेगा। अगर यहाँ पे आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं होगा और ये प्रोसेस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टमक कर लीजिएगा। इसके अलावा पेनक्रियाज की अगर हम बात करें, तो पेनक्रियाज यहाँ पे रिलीज करता है इंसुलिन, जो कि हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन सही से रिलीज ना हो तो हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से डायबिटीज देखने को मिलता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। इसके अलावा अगला है एड्रेनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये आपके एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसे रिलीज करता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। कई बारी हम लोग अगर एग्जाम हॉल में लास्ट क्वेश्चन छूट रहा है, हमें वो आता है और हमें एग्जामिनर अपने पास आते हुए देखते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से कांपने लग जाती है। तो बेसिकली उस समय स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारे शरीर में रिलीज हो रहा होता है। इसके अलावा ओवरीज की अगर हम बात करें, तो ओवरीज जो है एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज करता है।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आता है, मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे स्टार्ट करता है, बॉडी में चेंजेस आती हैं गर्ल्स की, तो ये देखने को मिलता है अंडाशय की वजह से। और टेस्टीज की अगर हम बात करें तो टेस्टीज जो है मेल में यहाँ पे क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। एक तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होगा, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में आ जाएगा, जैसे कि मुस्टैच आना, बियर्ड आना, मस्कुलर बॉडी होना, वॉइस का भारी होना, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम पैराथायराइड की बात करें तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों के एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन एनिमल और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे हिंदी में मेरे लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साइड में यहाँ पे लिख लूँ, बाकी चीज़ें सारी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।